फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप नीट अकेडमी। तो आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, जिसकी हमने जो समसूत्री विभाजन की 4 अवस्थाएं थी वो हमने पढ़ ली थी। फर्स्ट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, इसके बारे में हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया था। अब हम आज कोशिका द्रव्य यानी साइटोकाइनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सेशन को लाइक कीजिए, एंड तक देखिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कोशिका द्रव्य यानी साइटोकाइनेसिस, तो इसमें क्या आता है कि सूत्री विभाजन के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों का संतति केंद्रक से संपृथक्करण होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य में सबसे पहले जो सूत्री विभाजन के दौरान जो द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं उनका संतति केंद्रकों में पृथक्करण होता है, मतलब कि अलग अलग होता है। संतति कोशिकाएं जो होती हैं उनमें अलग अलग पृथक हो जाती हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक का विभाजन कहते हैं। इसमें जो केंद्रक होता है वो जो संतति कोशिकाओं में अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में, जब कोशिका विभाजन होता है तो जब वो संपन्न होता है उसके जो अंत में कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा दो संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है। ठीक है, जब कोशिका विभाजन की जो प्रक्रिया चलती है उसका जब अंत आता है, जब लास्ट फेज में होती है, तो क्या करती है कोशिका स्वयं एक अलग ही प्रक्रिया के द्वारा संतति कोशिकाओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य का विभाजन कहते हैं। ठीक है, अब प्राणी कोशिका का विभाजन जीव द्रव्य, प्राणी कोशिका का विभाजन कैसे होता है चलिए देखते हैं। प्राणी कोशिका का विभाजन जीव द्रव्य में एक खांच बनाने से संपन्न होता है। ठीक है, तो जो प्राणी कोशिका होती है उसमें क्या होती है, कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति सभी में पाई जाती है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और प्लांट। ठीक है, ये 4 जगत में कोशिका भित्ति जो होती है पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति जंतुओं में एब्सेंट होती है। इसलिए जो कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है जंतुओं में खांच विधि द्वारा होता है। ठीक है, खांच के लगातार गहरा होने व अंत में केंद्र में आपस में मिलने से क्या होता है, कोशिका द्रव्य 2 भागों में बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि जंतुओं में क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है, जिसकी वजह से ये बाहर से अंदर की ओर लगातार एक गहरी खांच बनती जाती है। तो क्या होती है, ये खांच जो है वो आपस में बीच में मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये कोशिका 2 भागों में, जीव द्रव्य जो होता है उनका वो 2 भागों में बढ़ जाता है। यद्यपि पादप कोशिकाएं जो होती हैं वो अपेक्षाकृत अप्रसारणीय कोशिका भित्ति की होती हैं। ठीक है, पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ये कैसी होती है, कठोर होती है। तो इसका जो है, इसमें खांच बनना थोड़ा मुश्किल होता है। अतः क्या होता है, तो क्या होता है कि अतः इनमें कोशिका द्रव्य विभाजन जो होता है वो अन्य विधि द्वारा होता है। ठीक है, अब ये अन्य विधि कौन सी होती है हम देखते हैं। इसमें जो कोशिका विभाजन होता है वो दूसरी भिन्न प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, तो पादप कोशिकाओं में नई कोशिका भित्ति का जो निर्माण होता है वो केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर पूर्व स्थित पार्श्व कोशिका भित्ति से जुड़ जाता है। ठीक है, इसमें पादपों में क्या होता है, कोशिका भित्ति में जो खांच बनती है उसमें कांच नहीं बनती, उसमें क्या होता है, मध्य पटलिका बन जाती है, यानी कि जो केंद्रक से स्टार्ट होती है और वो बाहर की ओर परिधि की ओर गमन करती है। इस तरह से कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है। नई कोशिका भित्ति निर्माण क्या होता है, नई कोशिका की जो भित्ति का निर्माण होता है वो एक साधारण पूर्वगामी रचना से प्रारंभ होता है, जिसे कोशिका पटलिका कहते हैं। ठीक है, जो 2 सन्निकट कोशिकाओं की भित्तियों के बीच मध्य पटलिका को दर्शाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कठोर कोशिका भित्ति होने के कारण ये इसमें खांच बनना मुश्किल होता है, तो जिसकी वजह से कोशिका में एक मध्य पटलिका का निर्माण होता है, वो भी केंद्र से स्टार्ट होता है। जंतु कोशिका में परिधि से स्टार्ट होता है, जो कि केंद्र में आकर 2 अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। लेकिन पादप कोशिका में ये केंद्र से स्टार्ट होकर परिधि की ओर जाता है। ठीक है, इस तरह से कोशिका द्रव्य 2 अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। तो कोशिका द्रव्य विभाजन के समय कोशिका
अंगक जैसे सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया व प्लास्टिड लवक 2 संतति कोशिकाओं में वितरित हो जाते हैं। क्या होता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है यानी सूत्रकणिका, आपका जो प्लास्टिड है, लवक, ये क्या करता है ये जैसे ही कोशिका द्रव्य अलग अलग होता है तो दोनों में ये कोशिकांग का वितरण हो जाता है। ठीक है। कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के समय कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाता। अब कुछ कोशिकाएं कैसी होती है, जैसे नारियल का जो तरल भ्रूणपोष होता है, ठीक है, नारियल का जो पानी होता है उसमें क्या होता है कि केंद्रक का विभाजन तो हो जाता है लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, कोशिका में कई केंद्रक बन जाते हैं। ऐसी बहु केंद्र की कोशिका को संकोशिका कहते हैं, यानी बहुत सारी संकोशिका, यानी कि केंद्रक बहुत सारे हैं लेकिन इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ है। मानो ये एक कोशिका है, ठीक है, ये एक कोशिका है, इसमें क्या हुआ है, केंद्रक तो बहुत सारे हैं पर इसमें क्या हुआ, कोशिका द्रव्य का इस तरह से विभाजन नहीं है, तो इसलिए इसे हम संकोशिका कहेंगे। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है वो नारियल का तरल भ्रूणपोष होता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व। तो ये क्या कहता है, सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व, सूत्री विभाजन या मध्यवर्ती विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। ठीक है। सूत्री विभाजन 2 गुणित कोशिका में होता है। ठीक है। इससे क्या होता है, सेम द्विगुणित कोशिका का निर्माण करती है। यद्यपि कुछ निम्न श्रेणी के पादप एवं सामाजिक कीटों में अगुणित कोशिका भी सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है। अब इसका मतलब क्या है कि कुछ पादप जो होते हैं, जैसे नर मधुमक्खी जो होती है, उनमें समसूत्री विभाजन होता है लेकिन वो द्विगुणित नहीं होती, अगुणित होती है। अब सूत्री विभाजन का एक प्राणी के जीवन में क्या महत्व है, इसको हम समझना काफ़ी आवश्यक है। तो चलिए सूत्री विभाजन का महत्व क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण जानते हैं जहाँ आपने द्विगुणित, अगुणित और द्विगुणित कीटों के बारे में पढ़ा है? इस विभाजन से बनने वाली द्विगुणित संतति कोशिका साधारणतः समान आनुवंशिक अवयव वाली होती हैं। तो क्या कह रहा है कि इस विभाजन में जो समसूत्री विभाजन जो होता है, इसमें जो अगुणित या द्विगुणित कीट होते हैं उनमें क्या होता है, ये विभाजन से बनने वाली जो द्विगुणित संतति कोशिका होती हैं वो अपने आनुवंशिक अवयव समान होता है। उनमें क्या होता है, यानी उनके पेरेंट का जो डीएनए होता है वो वैसा ही सेम डीएनए उनकी संतानों में होता है। ठीक है। बहुकोशिकीय जीवधारी की वृद्धि सूत्री विभाजन के कारण होती है। जो मल्टी सेलुलर जीव होते हैं, जैसे कि हम हैं, मतलब जंतु होते हैं, वो जो मल्टी सेलुलर होते हैं, तो उनमें जो कोशिका जीव द्रव्य जो वृद्धि होती है वो सूत्री विभाजन के कारण होती है। ठीक है। कोशिका वृद्धि के परिणाम स्वरूप केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच का अनुपात कैसा होता है, अव्यवस्थित हो जाता है। तो हमें जो कोशिका विभाजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये इसमें बताया गया है कि जैसे एक बहुत बड़ा हॉल है, ठीक है, अब हमने उसमें सामान बहुत ज़्यादा भर दिया है, ठीक है, तो क्या होगा कि उसमें अब जगह ही नहीं बची है कि हमें और सामान रखने की जगह मिल सके। तो हमें क्या करना रहेगा, एक अलग सेपरेट रूम बनाना पड़ेगा और उस सामान को आधा डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसा ही कोशिका का हाल होता है। कोशिका को भी क्या है, जब उसका कैरियोकाइनेटिक जो अनुपात होता है उसमें जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कोशिका लगातार वृद्धि करती रहती है। अब वृद्धि करेगी तो क्या होगा कि उसमें जीवद्रव्य जो होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, वृद्धि करने के कारण। तो अब कोशिका को ज़रूरत है कि वो विभाजन करें जिससे कि वो अपने उस अनुपात को आधा आधा बांट कर व्यवस्थित रूप से वो कार्य कर सके। तो इसी वजह से कोशिका जो है वो विभाजित होती है। तो जब इसका कैरियोकाइनेटिक अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है, इसके कारण ही कोशिका क्या करती है, डिवीज़न करती है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कोशिका विभाजित होकर केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात को बनाए रख सके, कैरियोकाइनेटिक रेशियो को बनाए रख सके। ठीक है। सूत्री विभाजन का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसके द्वारा कोशिका की मरम्मत होती है। अब सूत्री विभाजन के द्वारा कोशिका की भी मरम्मत होती है। जैसे हमें कोई चोट लग जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, डिवीज़न होना ज़रूरी होता है ताकि घाव जल्दी भर सके और जिससे कि बॉडी में फिर से जैसे कि तैसे त्वचा हो सके। ठीक है। जैसे हमें बॉडी में कोई चोट लगी है
तो उसके लिए सूत्री विभाजन ज़रूरी है ताकि वो हील हो सके। ठीक है। आदिचर्म की ऊपरी सतह की कोशिकाएं, आहार नाल की भीतरी सतह की कोशिकाएं एवं रक्त कोशिकाएं निरंतर प्रतिस्थापित होती रहती हैं। तो जो हमारी आहार नाल होती है उसमें जो कोशिकाएं होती हैं भीतर, जो अंदर जो आहार नाल होती है उसकी भी सतह में क्या होता है, कोशिका विभाजन होता रहता है। ठीक है। रक्त की कोशिकाएं जो होती हैं जो खराब हो चुकी होती है उनका बदल जाती हैं, यानी उनका प्रतिस्थापन हो जाता है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।